गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल संस्कार एजुकेशन हब पर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम देखें केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के फर्दर बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, मैं ओरली आपको बता दूंगा, लेकिन मेजरली अगर अपन देखें तो केमिस्ट्री को हम टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। One is inorganic chemistry, another one is organic, and third one is physical chemistry। ठीक है, तो अगर हम देखें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को हमने अपनी बुक के अकॉर्डिंग 11th 12th में जो हमारे पास सिलेबस होता है केमिस्ट्री का, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जिनमें से सम ऑफ द चैप्टर्स आर बिलोंग्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम आर फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम आर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। तो क्या होती है केमिस्ट्री, देखिएगा एक बार। ठीक है, व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द ब्रांच of chemistry in which we deals with the study of material except then carbon compounds। ठीक है, यानी कार्बन कंपाउंड्स के अलावा जितने भी मटेरियल्स को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, वो ब्रांच आपकी कौन सी होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यानी सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर क्या है, ये है कि कार्बन कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी रिएक्शंस, इनके बारे में जब भी हम पढ़ेंगे, जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में उनको डील करेंगे, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कौन सी होगी आपकी? ऑलवेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। ठीक है, समझ रहे हो? यानी कि एस ब्लॉक, पेरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक, इनमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ कार्बन को छोड़ करके, ठीक है, कार्बन के कंपाउंड्स के जो हैं एलिमेंट्स, कार्बन कंपाउंड जो हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके ज्योमेट्रीज, उनके आपकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे कंपाउंड्स की सारी स्टडीज़ को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम डील करेंगे, वो कहलाएगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अनदर वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्या होगा? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, यानी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम कार्बन एंड हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी जहाँ पे कार्बन प्लस हाइड्रोजन कंपाउंड्स को हम स्टडी करेंगे, तो टोटली हम कह सकते हैं कि हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की, लाइक आपके एल्केन्स हुए, एल्कीन्स हुई, एल्काइन्स हुई, ठीक है, हैलोल्केन्स, हैलोरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, तो जितने भी कार्बन के अंदर हमें पता है एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी? कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जिससे क्या करता है कार्बन खुद कार्बन के अनदर एलिमेंट के साथ में एंड हाइड्रोजन के साथ में क्या करता है? बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हुए एक लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारी स्टडीज़ यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन एंड इससे रिलेटेड कंपाउंड्स की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम डील करेंगे, वो कहलाएगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड अनदर वन यानी कि थर्ड वन जो है आपके पास, वो कौन सी है? फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या करते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द फिजिकल लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यानी हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं,
उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम अगर उनके अंदर प्रेजेंट फिजिकल लॉज को, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट ट्रांसफ़र को, फॉर एन एग्जांपल आपकी केमिकल रिएक्शन से हीट इवॉल्व होती है या फिर उसे रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए आप उस हीट सप्लाई करेंगे, यानी एक्सो है या एंडो, हम किस में डील करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। किसी केमिकल रिएक्शंस में प्रेजेंट कंपाउंड्स की स्टेट्स के बारे में, उनके अंदर प्रेजेंट डिफरेंट अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में, ठीक है, उन किसी केमिकल रिएक्शन की रेट के बारे में कि कौन केमिकल रिएक्शन कितनी स्पीड से आपकी कंप्लीट होती है, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो उनको अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, यानी जहाँ पे आप केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी करते हैं। तो ये जितने भी फिजिकल लॉज अगर हम किसी केमिकल रिएक्शंस में स्टडी करते हैं जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, वो आपकी होती है फिजिकल केमिस्ट्री। समझ रहे हो? तो मेजरली अगर आप केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक क्या होगी, जिसके अंदर हम कार्बन के अलावा या एक्सेप्ट देन कार्बन अदर कंपाउंड्स की को डील करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक क्या होगी, इसमें हम कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स को डील करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होगी, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर प्रेजेंट फिजिकल लॉज को डिस्कस करते हैं, वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आपसे कहूँ तो आपके पास केमिस्ट्री की और फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि आपकी मेडिकल केमिस्ट्री हो सकती है, जहाँ पर आप मेडिसिन के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। आपके पास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो सकती है, जहाँ पे आप जो भी केमिकल्स यूज़ करते हो फील्ड एंड एग्रीकल्चर्स में उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो सकती है, जहाँ पे आप न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है। आपके पास में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो सकती है, जहाँ पे आप इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले केमिकल्स की स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री हो सकती है, जहाँ पे आप लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। तो वी हैव lot of kind of chemistry, but इन सभी में से among these all types of chemistry there are 3 more important classification या 3 more important parts of chemistry which are inorganic, organic and physical, जो हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसी पे आपकी पूरी बुक्स जो है वो फर्दर डिवाइड होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपना न्यू टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, वो है आपका मेजरमेंट्स। चलिए ठीक है, आप वीडियो को कहीं से भी पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहें। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे ले रहे हैं वो ले रहे हैं आपका मेजरमेंट्स, ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ मेजरमेंट? मेजरमेंट का मीनिंग क्या होगा? मेजरमेंट का मतलब सिंपल ये होता है कि आपके पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी गिवन हो और उस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक रेफरेंस यूनिट ले ली हो, जिसकी हेल्प से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करें, ठीक है। ये बता पाएँ कि वो क्या है, कितनी है, ठीक है। यही कहलाएगा आपका मेजरमेंट्स। तो डेफिनेशन जो हो जाएगी मेजरमेंट की वो क्या हो जाएगी? अ यूनिट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, standard of reference which is chosen for measurement of physical quantity। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, ठीक है, जैसे सपोज दैट आपकी हाइट है, ठीक है। अब आपकी हाइट को अगर हम मेज़र करते हैं तो आपकी हाइट को मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करेंगे, जो आपके पास क्या हो सकती है? इट मे बी इंचेस, इट मे बी मीटर, ठीक है, इट मे बी सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपकी हाइट्स को हम मीटर, सेंटीमीटर या इंचेस में क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। तो वो आपकी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट हो जाएगी, जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे? किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करें। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? आपका मेजरमेंट कहलाएगा। समझ गया है? तो क्या हुआ? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए आप क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट आप लेते हैं, जिसे आप रेफरेंस यूनिट मानेंगे। उसकी हेल्प से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करें। ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा? आपका मेजरमेंट।
फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपको टाइम को मेजर करना है, तो हमारे पास यूनिट क्या होती है उसके लिए, सेकंड होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, चलिए। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया, यूनिट ली। अब ये यूनिट्स जो होती हैं वो आपके पास टोटल 2 टाइप्स की होती हैं। वन ऑफ देम इज फंडामेंटल यूनिट्स। क्या होंगी, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। एंड अनदर वन इज डिराइव्ड यूनिट्स। दूसरे यूनिट्स कौन सी होंगी आपके पास, डिराइव्ड यूनिट्स होंगी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या लिया, यूनिट ली। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल टाइम लिया, आपको मैंने बताया एग्जांपल हाइट का, लेंथ का, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए अनदर यूनिट्स यूज़ करेंगे। तो यूनिट्स जो होती हैं वो टोटल आपके पास यहाँ पे 2 टाइप्स की हो जाती हैं। इसे हम 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वन ऑफ देम इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड अनदर वन इज डिराइव्ड यूनिट्स। व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, इन्हें हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब होता है बेसिक यूनिट्स। क्या होता है, बेसिक यूनिट्स, यानी कि ये क्या होंगी, इंडिपेंडेंट्स। दीज यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ये यूनिट्स किन्हीं अनदर यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती हैं। ये यूनिट्स अपने आप में क्या होती हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट और बेसिक यूनिट्स होती हैं। इट मीन्स these units cannot derived from another units। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स आपकी वो यूनिट्स होंगी जिन्हें हम फर्दर किन्हीं अनदर यूनिट से डिराइव नहीं कर सकते। इसका मतलब वो अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, यानी वो किसी अनदर यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो सकता है, टाइम की यूनिट हमें पता है सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक यूनिट क्या होगी, इसकी सेकंड। ठीक है, इसको हमने कहीं से डिराइव किया नहीं है, अपने आप में सबसे बेसिक यूनिट है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट यूनिट है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, मतलब ये आपकी एक फंडामेंटल यूनिट है। फॉर एन एग्जाम्पल लेंथ की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, मीटर। ठीक है, तो इस तरह से फंडामेंटल यूनिट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये आपकी इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब अपने आप में ये है कि ये अपने आप में सबसे सिंपलेस्ट एंड बेसिक यूनिट्स हैं, इन्हें हम किन्हीं अनदर यूनिट से डिराइव नहीं कर सकते। बात करें सेकंड की तो क्या है आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। अपने आप में पता लग रहा है, डिराइव्ड वर्ड का मतलब ये हुआ कि वो यूनिट्स जिन्हें हम कहीं और से इवेल्यूएट करते हैं, निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं या फिर डिराइव करते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा these units are dependent units, यानी ये वो यूनिट्स होंगी जो किन्हीं अनदर यूनिट्स पे डिपेंड करेंगी या उनसे डिराइव की जाएंगी। मीन्स these units are derived from other units। अदर मतलब ऑब्वियसली किसी सिंपल या बेसिक यूनिट से हम उनको निकालेंगे तो वो कौन सी होती हैं, फंडामेंटल, यानी फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो इजीली बता पाएंगे कि ये यूनिट्स आपकी इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करती। ये वो यूनिट्स हैं जो आपकी दूसरे यूनिट्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो आपका हो सकता है एरिया, वॉल्यूम, ये सब। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैं अगर आप बात करूँ एरिया की तो हमें पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है हमें पता है, मीटर, यानी मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर। क्या है ये आपकी एक एसआई यूनिट है। क्या है, एसआई। एसआई का फुल नेम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है ना, समझ रहे हो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एरिया की यूनिट अगर आपने निकाली तो मीटर स्क्वायर निकाली, मीटर इंटू मीटर। और हमें पता है लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। ये क्या है, ये आपकी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट्स को हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़ किया और उसकी हेल्प से क्या निकाला हमने, एरिया की यूनिट यानी कि डिराइव्ड यूनिट निकाली। ठीक है, तो डिराइव्ड यूनिट्स वो होंगी जिन्हें हम डिराइव करते हैं किनसे, फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से। समझ में आ गया आपको? ठीक है, समझो।
तो हम क्या कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे बात करें अगर अपन ऐसा यूनिट्स की, तो ऐसा यूनिट्स क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड यूनिट्स जो आपकी यहाँ पर दी गई हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो वो कौन सी होती हैं आपकी, एसआई, यानी कि इंटरनेशनली क्या है, ये वेरीफाइड होती हैं आपकी, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स इनको हम कहते हैं। इनके द्वारा फर्दर यहाँ पे आपको 7 यूनिट्स दी जाती हैं जो सबसे बेसिक यूनिट्स यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, यानी ऐसा यूनिट्स द्वारा जो हमें दी गई हैं वो दी गई हैं आपकी 7 बेसिक यूनिट्स। ये यूनिट्स यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ जिन्हें आपको लर्न कर लेना है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसे आप नोट्स में प्रॉपर मेंटेन कर लीजिएगा। हो गया, चलिए देखिए आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, हमने पता कर लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि जो सिस्टम हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है उसके द्वारा हमें क्या दिया गया है, 7 बेसिक यूनिट्स को डिनोट किया गया है। वो 7 बेसिक यूनिट्स होती क्या है वो नोट कीजिए फटाफट से, 7 बेसिक यूनिट्स, ठीक है। सबसे पहली जो होती है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। नंबर 2 इज इनकी एसआई यूनिट क्या होंगी, ठीक है, यानी कि यूनिट क्या होगी। एंड नंबर 3 इज सिंबल। चलिए देखिए फटाफट से, सबसे पहला ले लेते हैं अपन क्या, लेंथ, ठीक है। लेंथ को हम किस में देखेंगे, एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास में, इसकी यूनिट हमारे पास हो जाएगी मीटर, ठीक है, जिसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 2 इज मास, ठीक है, स्मॉल एम से। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, केजी से। थर्ड वन इज 7th बेसिक यूनिट में थर्ड जो आपके पास आ रही है वो कौन सी है, टाइम, ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 4th इज इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, इसको हम दिखाते किससे हैं, एम्पियर, और इसको लिखेंगे एम पीस के साथ। नंबर 5 इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इसको हम शो करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है हमारे पास में ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कैंडिला, ठीक है, जिसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडिला, ठीक है। नंबर 6 जो हमारे पास होगा वो होगा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, कैपिटल T से इसका सिंबल या फिजिकल डिनोट किया जाता है। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, केल्विन, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका K होगा। 7th वन इज हमारे पास जो होगा लास्ट, वो होगा हमारे पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होगा उसको हम N से दिखाते हैं। इसके यूनिट क्या होती है, मोल, जिसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में टोटल क्या हो गई है, 7 बेसिक यूनिट्स हो गई हैं। इनको आपको प्रॉपर वे में लर्न कर लेना है, इनकी यूनिट्स क्या होंगी, उनके सिंबल्स क्या होंगे, ठीक है। तो इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं मेजरमेंट्स के अंदर। मेजरमेंट में हमने देखा मेजरमेंट की डेफिनेशन, और मेजरमेंट की हम देखी 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स जो होती हैं आपकी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, जिनमें फंडामेंटल यूनिट्स में हमने 7 बेसिक यूनिट्स को यहाँ पे नोट कर दिया आपके लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, कि मेजरमेंट्स में अनसर्टेनिटी क्या होती है। चलिए देखिए, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स,
तो चलिए देखिए क्या होता है ये। अगर हमने पढ़ा है मेजरमेंट्स के बारे में, तो मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ वहाँ पे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड चीज़ ली गई है, वो यूनिट है जिसकी हेल्प से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेजरमेंट। अब इसके अंदर एक टर्म हमने यहाँ पे ले ली है, क्या? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी टर्म का मतलब क्या हो सकता है? एरर। क्या हो सकता है? एरर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या समझिए। मान लीजिए आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मान लो आपने बोर्ड की लेंथ को मेज़र किया, या मान लो पेन की लेंथ को मेज़र किया, ठीक है, आपकी हाइट को मेज़र कर लिया, कुछ भी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारे पास में एक क्या होती है? ट्रू वैल्यू होती है, या यूँ कहें कि एक हमारे पास में थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। थ्योरेटिकल वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा जो भी एक किसी चीज़ के जो हमने मतलब उसका जो मेजरमेंट किया है, किसी चीज़ का मेजरमेंट करने से उसके पास में हमारे पास जो रिजल्ट आया है, उस सबको सब तरफ से वेरीफाई करने के बाद में उसको एक ट्रू वैल्यू कंसिडर किया जाता है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, ये होगी। समझ रहे हो ना? ठीक है, यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में सबसे एग्जैक्ट और सबसे बेस्ट निकाली गई वैल्यू जो होगी वो आपके पास क्या होती है? थ्योरेटिकल वैल्यू या आपकी ट्रू वैल्यू होती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको पता होगा 10th क्लास में आपने पीएच पढ़ा होगा, तो आपके पास में बहुत सारे सब्सटेंस होंगे जिनकी पीएच वैल्यू आपको पता होंगी, ठीक है। वो आपके पास क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यूज़ है। क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू। जैसे टोमेटो की पीएच आपको पता होगी, आपकी ब्लड की पीएच आपको पता होगी, ठीक है। थ्योरेटिकल वैल्यूज़ कहाँ देखी आपने? बुक्स में देखी, जो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपको क्या करना है, अपना ब्लड का सैंपल लेना है, और ब्लड का सैंपल लेने के बाद में उसकी आपको पीएच कैलकुलेट करनी है। तो जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे उसकी पीएच को, तो वो आपकी वैल्यू जो निकलेगी वो वैल्यू कैसी होगी? आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी। क्या होगी? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। बात समझ में आई आपको? ठीक है। जो बुक्स में जो आपके वेरीफाइड आंसर हैं ब्लड की पीएच के, वो वैल्यूज़ क्या हैं? आपकी ट्रू या थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हैं। और अगर आपने सैंपल लेकर के आपने खुद पीएच कैलकुलेट करी है, तो वो क्या है? आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि कभी भी आपने जो एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकाली है वो आपकी कभी भी ट्रू वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू से बिल्कुल मैच नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो ना? यानी आपकी जो वैल्यू है वो आपकी कभी भी ट्रू वैल्यू से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं कर पाती है। या यूँ समझे, अगर मैं इस पेन की हाइट, यहाँ पे लेंथ जो है वो मेज़र करना चाहूँ, तो मैं इसकी एग्जैक्टली जो वैल्यू है वो नहीं निकाल पाऊंगा। यानी कि एक तरह से मेरी मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एरर पॉसिबल है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी पॉसिबल है। समझ रहे हो ना? तो किसी भी ट्रू वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू के अंदर एरर का आना, यानी जो भी हमने उस थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ में कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में हमारे पास में कोई भी मान लो उसकी मिसमैचिंग होती है, कोई भी एरर उसके अंदर आती है, तो उसे ही अपन क्या कहेंगे? अनसर्टेनिटी कहेंगे मेजरमेंट्स के अंदर, ठीक है। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं, वो उसकी ट्रू वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू से बिल्कुल मैच नहीं करती, उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? अनसर्टेनिटी कहेंगे, ठीक है। समझिए। चलो अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। टू एक्सप्रेस रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर हमारे पास में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमें करने हैं, उनके हमें रिजल्ट्स को एक्सप्रेस करना है, तो उनके लिए हम टू टर्म्स यूज में लेते हैं, ठीक है। टू एक्सप्रेस रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वी यूज टू डिफरेंट टर्म्स। दो डिफरेंट टर्म्स का हम यूज करते हैं। वो टर्म्स क्या होती हैं? एक टर्म्स उनमें से होती है आपकी एक्यूरेसी एंड अनदर वन इज प्रिसीशन, यानी कि प्रिसाइज, ठीक है। दो टर्म्स को हम ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक तो करते हैं एक्यूरेसी को और एक करते हैं प्रिसीशन यानी प्रिसाइज को यूज़ करते हैं। अब ये एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीशन क्या होता है, यहाँ पर अब अपन देखेंगे। ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं कि ये क्या मीनिंग है, क्या व्हाट इज़ द एग्जैक्ट या एक्चुअल डिफरेंस होता है इन दोनों के बिटवीन।
तो आज हम यहाँ पे अपना एक्सप्लेन कर लेंगे कि क्या एक्चुअली में दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। समझ रहे हो? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम दो टर्म्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो है आपकी एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। उसको अब देख लेते हैं क्या होता है ये। पहला टर्म जो यहाँ पे ले रहे हैं वो ले रहे हैं एक्यूरेसी। देखिए क्या होता है ये। एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट ऑफ how much the measured value, how much close the measured value is to be the true value of the physical क्वांटिटी। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे एक्यूरेसी की भी टोटल 2 डेफिनेशन बता रहा हूँ, जिन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, एक्यूरेसी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक्यूरेसी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या फिर मीन वैल्यू ऑफ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ट्रू वैल्यू, यानी कि थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब एक्यूरेसी क्या होगा? एक्यूरेसी होगा मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी एक तरह से वो टर्म है जहाँ पे अपन ये कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास किसी एक्सपेरिमेंट की पहले से ट्रू वैल्यू है या थ्योरेटिकल वैल्यू ऑलरेडी है, वो होती है आपके पास। ठीक है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, अब आपने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने से आपने एक वैल्यू डिटरमाइन की। अब वो वैल्यू जो है जो आपने एक्सपेरिमेंटल निकाली है, वो वैल्यू जो है वो उस ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। हाउ मच क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू इज टू बी द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं उसमें हमने जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली है वो एक्सपेरिमेंटल ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज होगी, वहाँ पे हम कहेंगे हमारी एक्यूरेसी उतनी ही क्या है? ज़्यादा है। तो एक्यूरेसी एक तरह से क्या हुआ? एक्यूरेसी एक तरह से मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस हुआ। जितना कम डिफरेंस वहाँ रहेगा उतना ही हम कहेंगे कि इतना ही आंसर हमारा क्या है? एक्यूरेट है। जितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा उतना ही हमारा आंसर क्या हो गया? लेस एक्यूरेट हो गया। समझ में आ रही बात आपको? सपोज दैट एग्जाम्पल समझिए आप। मान लीजिए आपने आपकी हाइट, खुद की हाइट जो है वो मेजर करी 5.7321 इंचेस। ठीक है, समझ रहे हो? इतने इंच आपने हाइट मेजर करी, यानी कि हाइट मेजर क्या करी? एक तरह से मानो कि ये आपकी स्टैंडर्ड हाइट है, यानी कि एक तरह से ये क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू है। क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू। अब आपने क्या किया? 2 और 3 स्टूडेंट्स लिए और मतलब अदर पर्सन्स लिए और उनसे अपनी हाइट मेजर करवाई। तो किसी ने तो आपकी हाइट क्या मेजर करी? 5.7 इंच बता दिया, 0। ठीक है, किसी ने कहा 5.69 इंचेस। ठीक है, किसी ने कहा 5.5 इंचेस। ठीक है, तो ये 3-4 वैल्यूज आपके पास में आई। तो ये वैल्यूज कौन सी है? आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल। समझिए, बहुत कहते हैं ना, जिससे मतलब ये टर्म्स जो हैं वो इजीली समझ में नहीं आती हैं। तो देखो क्या है, ये हमने 3 वैल्यूज निकाली हैं, वो क्या है? आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जबकि ये कैसी वैल्यू है? आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो क्या कहा गया? जब बच्चों ने या किसी अदर पर्सन ने ये वैल्यू निकाली तो ये देखा हमने कि ये वैल्यू जो है वो इसके बिल्कुल क्लोज है। हालांकि थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे 5.7321 तक जा रहा है आपका, जबकि ये 5.70 पर है, बट इसके बिल्कुल ही क्लोज है। कोई थोड़ा बहुत ही लेस क्या है? यहाँ पे एरर है, बहुत लेस अनसर्टेनिटी है। तो हम कहेंगे कि यस दिस वैल्यू इज क्लोजर टू द दैट थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू के काफ़ी क्लोज है। तो कहेंगे कि ये क्या आपका एक्यूरेट है। ये वैल्यू भी काफ़ी क्लोज है ना।
माना कि इससे कम क्लोज है लेकिन क्लोज तो है। 9 को अगर अपन देखें तो अपन इसको 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको 7 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 5.7 हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू भी क्या होगी आपकी एक्यूरेट। लेकिन यहाँ पे इसने जो निकाली वैल्यू कितनी निकाली, मान लो 5.4 निकाली या 5 निकाली, 3 निकाली, तो ये वैल्यू तो इस वैल्यू से काफ़ी दूर हो गई है आपकी, समझ रहे हो ना। यानी कि इस वैल्यू को हम एक्यूरेट कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा होगा कि मेजर्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो जितनी ज़्यादा आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू से क्लोज होगी उतना ही आंसर आपका क्या होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक है ना। जितना आप डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट कर देंगे वहाँ पे, इसका मतलब वो आंसर आपका एक्यूरेट नहीं है या वो आंसर आपका सही कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी समझ में आ गया होगा आपको कि मेजर्ड वैल्यू कितनी क्लोज होती है आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू से, या ठीक है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच टोटल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, एक्यूरेसी। ठीक है। ये मीन वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल क्या है आपका, कि मान लो जो किसी एक्सपेरिमेंट पे आपने 3-4 डेटा एक साथ निकाल दिया डेटा, ठीक है, तो 3-4 डेटा जो आपने एक साथ निकाला है उनका मीन लिया जाएगा। ठीक है। फिर उसे देखा जाएगा कि वो कितना क्लोज है आपके ट्रू वैल्यू के। ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका एक्यूरेसी टर्म। अब सेकंड टर्म जो है वो क्या है आपके पास, प्रिसिशंस। उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, प्रिसिशन वर्ड का मतलब क्या होगा, प्रिसिशन वर्ड का मतलब ये होता है इट इज precision is how much resolution or limit is used for measure physical quantity। ठीक है। मतलब ये प्रिसिशन या प्रिसाइज वर्ड का मतलब क्या होगा कि जो भी आपके पास ट्रू वैल्यू है उसके बाद हमने उसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली है, तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो कितने रिजॉल्ट तक की है, कितना उसके अंदर हमने रिजोल्यूशन यूज़ किया है, कितनी लिमिट तक उसको हमने यूज़ किया है टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, वो उसकी प्रिसिशंस कहलाएगी। ठीक है। हालांकि डेफिनेशन थोड़ी टिपिकल है लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा। ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन इसकी हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि प्रिसिशन जो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू समझ गए होंगे आप, जो आपने एक्सपेरिमेंटल किया है उसके जितने भी सेट्स निकाले हैं उन सबका मीन निकाल लेंगे। क्या होगा, इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस एरिथमेटिक मीन वैल्यू। ठीक है। एरिथमेटिक का मतलब हो गया जो भी आपने न्यूमेरिकल डेटा लिया है उसका मीन वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए, मैं आपको समझा देता हूँ इजीली कि प्रिसिशन वर्ड का मतलब होता क्या है। मतलब ये होता है बेसिकली कि आपने जो भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कितने रिजोल्यूशन तक किया है, कितनी लिमिट तक किया है अकॉर्डिंग टू ट्रू वैल्यू, वो कहलाएगा उसका प्रिसिशन। देखिए समझिए, अभी भी एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको कि आपने हाइट कैलकुलेट की है 5732 इंचेस। ठीक है। ये आपका एक ट्रू डेटा है या आपका एक थ्योरेटिकल डेटा है मान लीजिए। ठीक है। अब आपने हाइट कैलकुलेट करी कितनी, 5.70 मान लो, एक बार निकालिए आपने 5.7123। ठीक है। ये आपकी हाइट है 5.7321। ठीक है। एक बार निकालिए आपने 5.71। ठीक है। या मान लीजिए आपका 69 तक निकाल लिया आपने, एक बार 5.6 तक निकाल लिया और एक बार 5.4321 निकाल लिया। ठीक है। चलिए, ये डिफरेंट स्टूडेंट्स द्वारा निकाले गए क्या हैं, डेटा हैं, यानी कि सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब मैं यहाँ पे आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशंस। देखिए, ठीक है। अब बताइए फटाफट से डेटा को देख करके, क्या ये डेटा इसके बिल्कुल क्लोज में है, यस है, तो इसका मतलब ये एक्यूरेट है। क्या है, एक्यूरेट। ये भी क्या है, एक्यूरेट है। ये भी क्या है, एक्यूरेट है। ये एक्यूरेट नहीं है और ये भी एक्यूरेट नहीं है। मतलब
एक्यूरेसी को तो हम क्या देखते हैं, एक्यूरेसी में हम ये देखते हैं कि आपने जो एक्सपेरिमेंटल डेटा निकाला है वो क्या क्लोजर है आपके थ्योरेटिकल डेटा के। यस, अगर क्लोजर है तो वो एक्यूरेट है, डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो वो आपका एक्यूरेट नहीं है। बात प्रिसिशन की करें तो क्या देखेंगे कि हमने थ्योरेटिकल डेटा जो निकाला था वो कितना निकाला था, 5.7321 इंचेस निकाला था। मतलब हमने डेसिमल के बाद भी 4 डिजिट तक इसे कैलकुलेट किया है, 4 डिजिट लिमिट तक चले गए हैं, रिजल्ट चला गया है, अपना रेजोल्यूशन काफ़ी हाई चला गया है इसे कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है, इसे हमने निकाला तो क्या निकाला, हमने केवल 2 डिजिट पे इसको कंप्लीट कर दिया है। इसका मतलब ये आपका पुअर प्रिसिशन है। क्या है, पुअर प्रिसिशन है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यस, ये एक अच्छा प्रिसिशन है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ भी आपकी हाइट जो है वो 4 डिजिट तक कैलकुलेट की है। चाहे इससे वो सिमिलर नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने कितना उसको रिजॉल्व किया है, कितनी लिमिट तक उसे फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया है, वो प्रिसिशन कहलाता है। तो यहाँ पे 4 टाइम तक आपने किया, यहाँ भी 4 टाइम तक किया, तो ये आपका एक अच्छा प्रिसिशन है। ठीक है, साथ में ये डिजिट आपकी एक्यूरेट भी है, तो ये वाली डिजिट जो है वो आपकी एक्यूरेट भी है, साथ में आपकी प्रिसाइज भी है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये एक्यूरेट है लेकिन ये आपका पुअर प्रिसाइज है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे केवल 2 डेटा तक ही कैलकुलेट किया है। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, अगर मैं कहता कि 5.690 तक निकाला मैंने, तो इसके कंपैरेटिवली ये वाला आपका एक अच्छा प्रिसिशन होता, लेकिन इस 4 वाले से क्या होता, पुअर प्रिसिशन होता। ठीक है, अगर इसकी बात करें 5.6 की, तो ये डेसिमल के बाद इसने केवल 1 ही कैलकुलेट किया है, तो ये प्रिसाइज भी नहीं है, साथ में आपका एक्यूरेट भी नहीं है। ये बात करें तो एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन ये प्रिसाइज है। क्यों, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं होता प्रिसिशन को कि आपने आंसर एक्यूरेसी के साथ निकाला या नहीं निकाला। बस आपको ये देखना है कि आपने कितनी लिमिट तक निकाला, कितना रिजल्ट से किया है। अगर 4 यूनिट तक आप गए हैं, इसका मतलब आपने इसको एक अच्छे प्रिसाइज के साथ कैलकुलेट किया है, लेकिन यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है। ठीक है, तो मतलब समझ में आया होगा, डिफरेंस समझ में आया होगा प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बीच। एक्यूरेसी क्या होगा, एक्यूरेसी क्या होगा, एक्यूरेसी होगा कि आपने मेजर्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो कितनी क्लोजर निकाली है, किसके, ट्रू वैल्यू के या थ्योरेटिकल वैल्यू की। और प्रिसाइज का मतलब क्या होगा, प्रिसाइज का मतलब ये होगा कि आपने किस लिमिट तक, किस रिजोल्यूशन तक आपने उसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक अपना हो जाता है कंप्लीट। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जिसपे पी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको जब भी न्यू नोटिफिकेशन मिले तो वो आपको, जब भी आपका न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये भी होगा कि आप बेल आइकन पे जाकर के ऑल पे प्रेस कीजिए, इसी से आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।